विलियन किसको कहते हैं? सिंपल एक एग्जांपल लेके चले। पानी लिए, उसमें नमक डाले और मिला दिया, घुल गया नमक। इस जगह पर दो चीजें हैं, ये जो मिला है ना, पानी और नमक दो चीजें हैं, एक साथ मिला हुआ है, मिश्रण बन चुका है। अब विलियन का मतलब क्या हुआ? समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर। समान रूप से घुल जाना, समान रूप से एक दूसरे में मिल जाना विलियन कहलाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। उदाहरण, जल में हम नमक घोल दें तो जल में नमक का विलयन होगा, समांगी मिलन, यह विलयन होगा। इसी तरह से जल में आप शक्कर घोल दोगे तो यह भी एक समांगी मिश्रण बन गया। जल में इथाइल अल्कोहल घोल दिए तो भी समांगी मिश्रण बन गया उसका। तो कोई दो पदार्थ हो सकता है, तीन पदार्थ भी हो सकते हैं, यह मिश्रण विलयन कहलाता है। चूंकि यह समांगी मिश्रण है इसलिए विलयन कहलाता है। वर्ड्स पे ध्यान देना, होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। विलयन बनाने वाले पदार्थ को हम घटक कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। आपस में मिलते हैं, जो पदार्थ आपस में मिलते हैं, द सब्सटेंस मेकअप अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जो मिल जाते हैं आपस में, उन पदार्थों को हम कंपोनेंट कहते हैं, विलयन में घटक कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब घटक को याद रखना यहां पर घटकों की संख्या के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। द्विघटकी विलयन, इसको इंग्लिश में कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। यानी दो घटकों वाले विलयन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, को द्विघटकी विलयन कहते हैं। द्विघटकी विलयन जिसमें दो घटक होंगे, तो चलिए ऐसे विलयन को कहा जाता है द्विघटकी विलयन जिसमें दो घटक होते हैं। अब द्विघटकी विलयन की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की तरफ थोड़ा हम बात करते हैं। पहली बात कि द्विघटकी विलयन में दो घटक होते हैं, एक घटक विलायक होता है, एक घटक विलेय कहलाता है। तो हम कहते हैं, या हम यहां पर कहते हैं द्विघटकी विलयन में दो घटक होते हैं, ऐसे लिख देते हैं, में दो घटक होते हैं। पहला विलायक कहलाता है और दूसरा विलेय कहलाता है। विलायक सॉल्वेंट कहलाता है, इंग्लिश में सॉल्वेंट कहेंगे, और विलेय को सॉल्यूट कहेंगे। विलायक और विलेय को परिभाषित कैसे करें? जिसकी मात्रा अधिक होती है। विलयन के वे घटक परिभाषित लिखते समय क्या लिखेंगे? विलयन के वे घटक अधिक होती है विलायक कहलाता है। अब विलायक और विलेय क्लियर हो गया? बोलो। तो जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है। इसे ए से दर्शाएंगे, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होता है क्या कहलाएगा? उसे हम विलेय कहेंगे। और इसे हम किससे दर्शाएंगे? इसे हम बी से दर्शाएंगे। क्लियर? पूरा लिख सकते हो। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है। एक बढ़िया एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। मैंने एक गिलास पानी लिया और उसमें एक चम्मच शक्कर घोला है। एक गिलास पानी में एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच शक्कर घोला है, जितना भी हो। तो अब विलयन मिल गया। तो देखिए पानी ज्यादा है और शक्कर जो है वो कम है। तो शक्कर जो है ना वो विलेय है और पानी जो है वो विलायक है।
अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने चाशनी बनाया। जब चाशनी बनाता तो काफ़ी मात्रा में हम शक्कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल करके उसे गर्म करते हैं, और गर्म करने के साथ साथ उसमें जो पानी रहता है उसको भी उबाल करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो चाशनी जो है गाढ़ा हो जाता है। तो चाशनी में क्या हुआ, शक्कर की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा कम होती है। तो शक्कर अधिक है, इसलिए शक्कर यहां पर चाशनी में विलायक है शक्कर और विलेय है पानी। तो शक्कर और पानी के साथ यही बात समझना है कि कौन विलायक होगा, यानी किसी भी विलयन का एग्जाम्पल देंगे और विलयन को पहचानना है जिसकी मात्रा 50 ग्राम पानी है, 100 ग्राम नमक है, तो सीधा सा मतलब नमक को हम विलायक कह देंगे और पानी को विलेय कह देंगे। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे हम विलायक कहेंगे और जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम विलेय कहेंगे। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। विलायक को ए से दर्शाएंगे और विलेय को बी से दर्शाएंगे। अब यहां पर अब बात करता हूं मैं, कुछ स्पेशल संकेतों का हम उपयोग किस तरह से करते हैं उनको पहचानना है। संकेत, क्योंकि एग्जाम जब इस चैप्टर को पढ़ाई करोगे तो चैप्टर में संकेत आएंगे और उस संकेतों को ही हम बार बार लिखेंगे, सिंबल को हम बार बार लिखेंगे और उस सिंबल को हमें यूज करना होगा। सो क्या होता है कि कई बच्चे सिंबल को देख करके कंफ्यूज होते रहते हैं, तो ये कंफ्यूजन आप में नहीं आनी चाहिए, याद रखना। चलें, जैसे एक बात करते हैं, हमने ए किसके लिए यूज किया, बी किसके लिए यूज किया। सोचो, अभी मैंने पढ़ाया है W क्या होगा, V क्या होगा, N क्या है, X क्या है ना। इस तरह की चीजों से हमें समझना होगा ये है क्या चीज। चलिए हम बात करते हैं, A है विलायक, B क्या है, विलेय है, W क्या है, द्रव्यमान है, वेट है, मास भी कह सकते हैं। V क्या है, आयतन है, वॉल्यूम है, आयतन है। N, स्मॉल n है, ये मैं ठीक से लिख दूं, N मोल को दर्शाता है। मोल क्या हमने पढ़ा है, X है मोल प्रभाज्य, मोल प्रभाज्य या मोल अंश भी पढ़ते हैं लोग। इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, आगे जाके बताऊंगा। अब चलते हैं संकेतों का किस तरह उपयोग करेंगे। हम जैसे WA इस तरह संकेत देंगे, WA ऐसा लिख रहे हैं, WB इस तरह लिख रहे हैं। ध्यान रखना लिखने का तरीका, ऐसा नहीं लिख रहा हूं ना मैं, ध्यान रखना WA या WB इस तरह से नहीं लिख रहा हूं, या WA ऐसा नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ये तरीके जो है इसमें ये तरीका सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ध्यान रखना। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा है। W ऑफ A है वो, उसका मतलब WB, WA, WB, MA, MB, इसका क्या मतलब हुआ, NA, NB, इसका क्या अर्थ हुआ। इस तरह से हम किसी चीज का संकेत पर हम A या B लगा करके हम उसके बारे में जानकारी लिखते हैं, लंबी लंबी जानकारियों को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करता हूं WA का मतलब क्या हुआ। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो क्या लिखूंगा, W ऑफ A, इसका अर्थ क्या निकला। A का W हिंदी में बोलूं तो A का W। देखो इस संकेत को हम किस तरह से हम एक बार डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। W ऑफ A यानी कि A का W, A का W यानी A क्या, विलायक का द्रव्यमान। पढ़ने का तरीका क्या हुआ, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, A क्या W ऑफ A हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, A का W, B का W, A का M, B का M, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे हिंदी में, ऐसे पढ़ेंगे। तो B मतलब विलेय का W यानी द्रव्यमान का द्रव्यमान हुआ, इसका मतलब। मैंने ओपन करने के लिए पूरा एक बार समझाया, ध्यान रखिएगा,
और अब इस संकेत को किस तरह आप यूज करेंगे आगे जाकर के वो समझेंगे। ये सब चीजें तो बेटा मुझे लगता है कि क्लास 9 10 तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पढ़ लेते हो, चाहे मैथ्स में पढ़ो, फिजिक्स में पढ़ो, केमिस्ट्री में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन पढ़ लेते हो। विलयन में कितनी मात्रा में घुला हुआ है विलेय, इस बात को दर्शाने के लिए सांद्रता व्यक्त की, इसको कहते हैं सांद्रता व्यक्त करना। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपके पास द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा होगा आयतन प्रतिशत, तीसरा होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा होगा पार्ट्स पर मिलियन, पांचवा होगा मोल अंश, छठवां होगा मोलरता, सातवां होगा मोललता। तो कहेंगे 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान विलयन की प्रतिशत द्रव्यमान कहलाता है या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो ये चीजें यहां पर परिभाषा आपका हो गया। तो इसका सूत्र होगा P मतलब विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान गुणा 100 बटा विलयन का WA प्लस WB। आप जान चुके हो ये बात। यहां पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, यहां पर मिलेगा WB मिल रहा है, यानी कि ये विलेय का द्रव्यमान है। दूसरा आपको क्या मिला, WA विलायक का द्रव्यमान है। इसी तरह से WA प्लस WB का मतलब क्या हुआ, विलयन हो गया ना, दोनों मिलता है तो विलयन बन गया, विलयन का द्रव्यमान हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत भी वही बात हो गई, विलेय के आयतन, विलयन के आयतन। तो 100 ml विलयन में विलेय का कितना आयतन घुला हुआ है वो देखते हैं। 100 ml विलयन में विलेय का आयतन, तो यहां पर होगा आयतन। तो 100 ml विलयन में विलेय के ml में आयतन को उसकी आयतन प्रतिशत कहेंगे। तो ये V/V से दर्शाएंगे, तो कहेंगे VB का आयतन प्रतिशत। हम लोग बेटा न्यूमेरिकल भी अच्छे से करेंगे ना, ध्यान रखना। तो यहां पर होगा B आयतन V से दर्शाते हैं ना, तो B का आयतन गुणा 100 बटा VA प्लस VB। यहां पर हम बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ है, यहां पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। यहां पर मिलेगा, वो सारी चीज़ें लिख देता हूं। यहां पर VB, VA एंड VA प्लस VB। आप बता सकते हो, यहां पे कह सकते हो विलेय का आयतन, यहां है विलायक का आयतन, और यहां पे देखिए विलयन का आयतन है ये। इस तरह से दोनों में कोई अंतर नहीं, वहां पर द्रव्यमान था लेकिन यहां पर आयतन है, बस इतना ही फर्क है। आयतन प्रतिशत हो गया हमारा। हमने दोनों तरह से परिभाषा लिख दी है। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml में आयतन, उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है, विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। मोलरता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मोलरता को जानने से पहले हमें जानना होगा मोल। मोल को हम स्मॉल n से दर्शाएंगे। तो मोल बराबर होता है W/m। आपको बता चुका हूं W जो होता है द्रव्यमान होता है। ये द्रव्यमान ग्राम में लिया जाएगा, तो हम लिख देते हैं ग्राम में द्रव्यमान। और दूसरी बात होगी m जो है आणविक द्रव्यमान होगा।
ये जानना जरूरी है। तो N इज इक्वल टू W/m होता है, इसको याद रखना जरूरी है। मोल क्या है मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है बेसिक में, ठीक है। अब इससे वैसी फॉर्मूला को यूज करेंगे जिसका हमको इस विलियन में जरूरत है। तो W/m इस विलियन में इसकी जरूरत है। चलिए हो गया। अब चलता हूं मोलरता। मोलरता को मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी जो होती है ना, इसको कहते हैं कि 1 लीटर विलियन में विलेय का जितना मोल घुला होगा, विलेय भाई मोल किसी पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं। तो मोल में 1 मोल घुला होगा तो 1 मोलैरिटी होगा। 1 लीटर विलियन में जितना विलेय का मोल घुला होगा। अगर मान लेते हैं नमक घुला हुआ है 2 मोल, 1 लीटर विलियन है मेरे पास, पानी में बना हुआ नमक है, नमक का विलियन है, तो उसमें 2 मोल अगर घुला होगा क्या नमक, तो क्या बोलूंगा 2 मोल नमक घुला हुआ है तो इसकी मोलरता होगी 2। तो इस विलियन की मोलरता होगी 2। तो इसका मतलब हुआ मोलों की संख्या। तो 1 लीटर विलियन में जितना मोल विलेय का घुला होता, तो क्या कहूंगा 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। वही परिभाषा इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मोलरता की परिभाषा हो गई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा देखें। मोलरता को हम कैपिटल M से, मोलरता को भी हम कैपिटल M से दर्शाते हैं, अणुभार को भी दर्शाते हैं, इसको भी दर्शाते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा जरा देखते हैं। अर्थात मोलरता बराबर, फॉर्मूले को डेराइव कर रहे हैं ना, ध्यान रखना, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय का मोल शॉर्ट में लिख देते हैं, चलिए, विलेय का मोल बटा विलियन का आयतन। आयतन है लीटर में, मैंने ब्रैकेट में लगा कर लिख दिया है लीटर में। तब हम इस फॉर्मूले को संकेतों में लिखें तो कैसे लिखेंगे, मोलरता कैपिटल M, विलेय का मोल, मोल को दर्शाते हैं N से, विलेय B है तो विलेय B का मोल है, और ये हो गया आयतन। आयतन किस में है, लीटर में है। ये लीजिए। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था N इज इक्वल टू क्या होता है, N इज इक्वल टू होता है W/m। तो किसका n है बेटा, B का n है, B विलेय का है तो विलेय NB है, तो ये होगा, इसका ही द्रव्यमान होगा, इसका ही अणुभार होगा। मैं इसमें रख देता हूं फॉर्मूले में मान। तो M इज इक्वल टू हो जाएगा NB का, ये हो गया WB/MB इंटू V। ये कितने में है, लीटर में है। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000। तो अगर मैं इसको ml में करूंगा तो क्या लिखूंगा, M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई, अच्छा ये WB/MB तो होगा, लेकिन यहां पर आयतन को मैं ml में लिख दे रहा हूं, तब मुझे ml बटा 1000 करूंगा तब वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको 1000 से भाग दे दिया, V को 1000 से भाग देंगे तो ये ऊपर आ गया ना, नीचे है तो ऊपर लिख सकते हैं। तो यही एक तरीका। तो ये इस तरह से फॉर्मूला हो गया आपका। एक एक चीजों को क्लियर समझा दिया। तो यहां पर क्या बात हुई, 1 लीटर विलियन में कितना विलेय घुला हुआ, इसका फॉर्मूला। तो लास्ट फाइनल फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, पूरा डेराइव करो, पूरा लिखो, तुम्हारी मर्जी, तुम पे डिपेंड करता है कैसे लिखना चाहते हो। बातों को समझना जरूरी है, जितना समझोगे उतना बेहतर रहेगा। हम तो चाहते हैं कि देखो भाई, जो बच्चा समझना नहीं चाहेगा उसके लिए मैं लास्ट में लिख दूं, ये लिख दूं, कई बच्चे इतना ही लिख करके पास हो जाते हैं। तो होना सब कुछ है लेकिन सीखना बहुत कुछ है। तो 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम उसकी मोलरता कहते हैं। सूत्र क्या होना चाहिए, तो देखो सूत्र क्या होगा, अर्थात इसको हम लोग इसको मोलैलिटी कहते हैं ना, मोलैलिटी, इंग्लिश में मोलैलिटी कहते हैं। इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम बात है जैसे यहां पर लिखे ना हमने, यहां पे वैसे ही सेम चीजें होंगी, कुछ बातें अलग हो सकता है। ये क्या होगा, विलेय
का मोल या पूरा लिखते हैं तो विलेय की मोलों की संख्या भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हो। मैं विलेय का मोल लिख देता हूं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। विलेय का मोल बटा विलायक, ओनली विलायक होगा। विलायक किसको बोलते हैं? जो उसमें घुला, जिसकी मात्रा अधिक होती है। विलायक यानी जिसमें घुला होता है। विलायक का द्रव्यमान, यहां पर द्रव्यमान लेंगे बेटा, यही तो अंतर है। विलियन नहीं है, विलियन की जगह विलायक है यहां पर, और यहां पर उस आयतन की जगह पे द्रव्यमान है। विलियन नहीं है, वहां पर विलियन था, यहां पर वहां पर आयतन था, यहां पर विलियन की जगह विलायक है और यहां पर द्रव्यमान है, आयतन की जगह द्रव्यमान है। ये केजी में है, किलोग्राम में। अब हम इतना जान चुके हैं, संकेत लिखें तो मोललता का स्मॉल m होगा, इसका होगा NB और इसका क्या होगा? WA। विलायक द्रव्यमान हो गया W, विलायक हो गया A, बस इतना ही तो। किस में है? केजी में, किलोग्राम में। अब आप ये भी जानते हो कि NB बराबर होता है WB/MB, सेम चीजें चल रहा है। अब तब हम रख देते हैं तो n इज इक्वल टू हो m स्मॉल m इज इक्वल टू होगा WB/MB, ये तो होगा। साथ में मैंने यहां पर किलोग्राम में लिया है WA किलोग्राम में है, तब तो ये हो गया। लेकिन किलोग्राम को अगर मैं ml में लिख दूं तो क्या हो जाएगा? ml में लिख देता हूं तो फिर मेरे पास होगा, इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा तो ये ऊपर चलाएगा 1000। इस तरह से मोललता का फॉर्मूला भी हो गया। सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, ध्यान रखना। देखिए, पहला है मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से दर्शाओगे। मोलरता, जिसको मोलालिटी कहते हैं, इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। सवाल यह है, इनमें अंतर देखना चाहते हैं, तो पहला अंतर क्या हो सकता है? उनकी परिभाषा क्या है? परिभाषा यह है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित, दोनों में अंतर किस चीज से नजर आ रहा है? देखें, अंतर नजर आ रहा है, यहां पर विलियन है, यहां पर विलायक है। यहां पर विलियन का आयतन है, लीटर में आयतन है, यहां पर विलियन का किलोग्राम यानी उसका द्रव्यमान है। इकाई देखकर हम बता सकते हैं कि वो किस चीज की है, यानी ग्राम देखते हैं तो बोलेंगे द्रव्यमान है। अगर हम ml या लीटर देखते हैं तो समझ जाते हैं वो आयतन है। इस तरह से इकाइयों को देख करके ही हम काम कर सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में अंतर क्या है? मोललता में अगर हम इसको और ज्यादा अच्छे से लिखना है तो क्या कह सकते हैं? उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, ऐसे लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा लिखना है तो विलेय की मोलों की संख्या लिखा जा सकता है। एक अंतर आपके साथ हो गया, यहां पर लीटर है यानी कि आयतन की प्रधानता है, यहां पर किलोग्राम यानी द्रव्यमान की प्रधानता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? दूसरा अंतर हमारा हो जाता है, इसमें विलियन के आयतन की प्रधानता होती है। इसका मतलब है विलियन का आयतन लिया जाता है, जबकि वहां पर क्या लिया जाता है? किसका? विलियन का आयतन लिया जाता है, विलियन का आयतन लिया जाता है। वहां पे क्या लिया जाएगा? विलायक का द्रव्यमान लिया जाता है। तो क्या बोलेंगे यहां पे? इसमें विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती है, विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती है, ऐसा कह सकते हैं। दोनों में अंतर पे जाते जाइएगा। दूसरी बात, हमारा तीसरा अंतर क्या होगा? जरा ध्यान दें।
चूंकि यहां पर आयतन है बेटा, लीटर है यानी आयतन है, आयतन है, आयतन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तापमान बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ता है। इसका सीधा सा अर्थ होता है इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, जबकि इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। देख रहे हैं तीनों में क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तीन अंतरों को आपको एग्जाम में लिखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयनिक विलेय, एक कुछ अंतर आया, वहां पर विलेय था ओनली, यहां पर आयनिक विलेय है। वहां पर मोल था और यहां पर है ग्राम सूत्र द्रव्यमान, बस इतना अंतर है। फॉर्मूलता इज इक्वल टू एफ, तो फॉर्मूलता लिख दे, एफ से संकेत दे रहा हूं, तो ये होगा आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन का लीटर में आयतन। अब यहां पर हम इस चीज को संकेतों में लिखें तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू, हम ग्राम सूत्र द्रव्यमान को मोल मान सकते हैं एक तरह से, तो इसको NB से दर्शाएंगे, इस भाग को विलेय के लिए, आयनिक विलेय को भी B से दर्शाएंगे। विलयन का आयतन है, आयतन मतलब V होता है, और किस में है बेटा, लीटर में, तो मैं लिख सकता हूं लीटर में। जो आपने कल तक जो पढ़ा था कि N इज इक्वल टू होता है W बाई M, तो NB इज इक्वल टू WB बाई MB मान रखें तो जरूरत दिखेगा, क्या दिखेगा, दिखें, F इज इक्वल टू WB बाई MB, N का मान रख रहे हैं, NB का तो MB हो गया। और ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर ये जो लीटर में है ना, इसको ml में कर देता हूं, VML में, तो ये हो जाएगा 1000 से। तो मोलरता के फॉर्मूला से बिल्कुल अलग नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। जब भी न्यूमेरिकल आएगा मोलरता वाला या फॉर्मलता वाला, तो दोनों के न्यूमेरिकल एक जैसे संपन्न होंगे। सवाल है कि मोल फ्रैक्शन किसे कहेंगे। किसी भी पदार्थ का मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज उनके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। यानी यहां पर हम परिभाषा वही कह सकते हैं, विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, मैं यहां पर जब फॉर्मूला करूंगा तो एकदम ज्यादा क्लियर हो जाएगा, किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। अर्थात विलयन, एक मोल विलयन में, ये कह सकते हैं एक मोल विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या को उसका मोल प्रभाज कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा को अधिकांश तौर पे एग्जाम में लिखा जाता है और यही लोग टीचर पढ़ाते हैं। आपको जो पसंद है वो कर सकते हो। मैंने कहा 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी भी घटक मतलब विलेय या विलायक, ये पदार्थ, जो पदार्थ विलयन में है, उनकी मोलों की संख्या को उसका मोल प्रभाज कहते हैं। तो आप समझ ले, मतलब मैं मान लेता हूं कि 1 मोल विलयन है मेरे पास, विलेय और विलायक को मिला करके, उसमें मैं विलेय कितने मोल घुला हुआ है ये पता लगाऊंगा, तो उसका 1 में कितनी मान है वो पता चलेगा। जैसे प्रतिशत मतलब 100 में कितना है, यहां पर 100 में नहीं पूछा है, यहां पर 1 में पूछा है, तो यही बात है। तो उसको इस तरह नहीं लिखित, उसको क्या बोलेंगे, किसी भी घटक का मोल प्रभाज उनके मोलों की संख्या। अब यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान सुनिएगा, वो परिभाषा आपको इंग्लिश में भी दे देता हूं। तो देखें, मान लेते हैं घटक, इसे हम किससे दर्शाते हैं बेटा, एक्स से दर्शाते हैं, कैपिटल एक्स से। तो घटक ए का मोल प्रभाज, तो इसको संकेत में दूंगा एक्स ए का मोल प्रभाज हुआ बराबर ए का मोलों की संख्या, बोले ना, विलायक का मोल प्रभाज विलायक की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। कुल मोल क्या होगा, Na प्लस Nb, विलयन में जो जो घटक होते हैं उनके मोलों की संख्याओं का योगफल, तो कुल मोलों की संख्या का अनुपात होगा। इसी तरह से
इसी प्रकार से अगर मैं घटक बी के लिए बात करूं तो क्या होगा, घटक बी का मोल प्रभाज्य, घटक बी का मूल प्रभाज्य क्या होगा, एक्स बी इज इक्वल टू घटक बी का मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या है एन ए प्लस एन बी। अब ये दोनों की मूल प्रभाज्य हुआ। यस, अब ध्यान रखिएगा, एक बात जरूर ध्यान रखना, विलयन का मूल प्रभाज्य क्या होगा। इसको x दर्शाएंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी। हमेशा इसका मान होता है 1। किसी भी, मतलब ये समझ में आ गया, अर्थात यहां पर समझ में आ चुका है कि एक्स ए प्लस एक्स बी यानी पूरे विलयन का मोल प्रभाज्य हमेशा 1 होता है। अब इसकी इकाई के बारे में बात करता हूं। इसकी इकाई क्या होगी जरा समझें। मोल बटा मोल, मोल प्लस मोल यानी मोल, तो मोल बटा मोल कट गया यानी कोई इकाई नहीं, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। यही है कहानी भाई, इसकी कोई इकाई नहीं होता है मोल प्रभाज्य का। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर आप बोल रहे हैं इसकी कोई इकाई नहीं है, तो मोलरता की क्या इकाई है, मोललता की क्या इकाई है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ये यहां से यहां तक की बातें, यस, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। समझे आपने? विलयन के 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या को किस तरह दर्शाते हैं, मैं आपको यहां पर दर्शाता हूं। अर्थात नॉर्मलता इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बटा विलयन का आयतन। मैंने आयतन को किस में बोला, लीटर में। यस, आयतन लीटर में। अब चलते हैं, इसको सांकेतिक रूप से देखते हैं। तो n इज इक्वल टू होगा, विलेय का ग्राम तुल्यांक भार को लिखा जाता है WB बाई EB। अब ये EB क्या है मैं जस्ट बताता हूं, आप परेशान मत होइए। इनटू इसका मतलब होता है आयतन। आयतन किस में लिखा है, लीटर में। अब मैं लीटर को ml में कन्वर्ट करूं तो अभी तक कर लिए हो आप लोग, तो n इज इक्वल्स टू WB इंटू EB इंटू V। अब इसको ml में कर लेता हूं। ml में जैसे ही करता हूं इसको 1000 से भाग देना पड़ता है, तो ऊपर आ जाएगा, इसको भाग दूंगा तो नीचे आएगा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। चलिए, इस तरह से इनका फॉर्मूला हो गया। यहां पर नया चीज आपको देखने को क्या मिला, नया संकेत आपको देखने को क्या मिला, नया संकेत मिला आपको EB। तो बताते हैं, यहां पर EB है विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार कहलाएगा EB। अब विलेय मतलब B और तुल्यांकी भार को E से दर्शाया गया, तो E मतलब इक्विवेलेंट मास। तो यहां पर यही तुल्यांकी भार का मतलब क्या होता है हमें यहां पर समझना होगा।
तुल्यांकी भार का मतलब होता है E इज इक्वल टू होता है आणविक द्रव्यमान बटा संयोजकता। अब हम इसको आणविक द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं बेटा? m से। ये फॉर्मूला है। लेकिन अलग अलग पदार्थों के लिए इस तरह से तुल्यांकी भार निकालने का तरीका अलग होता है, संयोजकता निकालने का तरीका अलग होता है। हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और हमारा ये आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ उदाहरण। पहला ए, अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका क्या होगा? सूत्र क्या है इसका? जरा देखें। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार तो m होता है बटा क्या बोलते हैं इसको? बेसिसिटी कहते हैं, क्षारकता कहते हैं। अम्ल की होती है क्षारकता, या इंग्लिश में बोले तो बेसिसिटी कहते हैं। बेसिसिटी एक्चुअली क्या है वो भी जान लीजिए। चलो बता देता हूं मैं। क्षारकता क्या है? मुक्त H+ की संख्या। अम्ल H+ दान करता है ना, याद रखिएगा। तो इसमें कितना H+ दान करेगा अम्ल, उसके अनुसार। कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण पहला, HCl का तुल्यांकी भार। बेटा यहां पर HCl का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? E of HCl इज इक्वल्स टू, इसका अणुभार क्या निकलेगा? हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, क्लोरीन का होता है, क्लोरीन 17 35.5 याद किए थे ना। तो अब देखेंगे इसका एक हाइड्रोजन और एक इसका, तो हो गया 36.5। और क्षारकता कितनी है इसकी? कितना HCl कितना H+ दान कर सकता है? एक ही दान कर सकता है, तो बाय 1। तो इसका मतलब हुआ इसका तुल्यांकी भार हुआ 36.5। आंसर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूं, फिर बात समझ में आ जाएगा। H2SO4 का तुल्यांकी भार। कैसे निकालें? तो E of H2SO4 संकेत में लिख देता हूं। तो H2SO4 का अणुभार क्या आएगा? बोलो। H2SO4 का अणुभार, अब यहीं पर मैं आपको लिख के बताता हूं। यहां पर क्या क्या चीज है? हाइड्रोजन हो गया, सल्फर 1632 होता है, ऑक्सीजन 816 होता है। अणुभार निकाला मैं सिखा चुका हूं ना। तो आप हाइड्रोजन का 2 हो गया, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, ये इसका 32 हो गया सल्फर का, और ये हो गया 16 चौक 64। कितना हुआ? 98। तो इसका हुआ अणुभार 98। और ये कितना इसकी क्षारकता है? क्षारकता H+ की संख्या, अणुभार लिख दे बटा क्षारकता। क्षारकता कितना है? 2। इस तरह से इसका तुल्यांकी भार है 49। आंसर। तो किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो, भाग प्रति 10 लाख। इसको शॉर्ट में कहते हैं ppm। कहीं पर लिखा रहता है ऐसा ppm, ऐसा भी लिखा रहता है। तो सब कुछ एक ही है, अलग अलग कुछ नहीं है।
पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होगा, इसको एक परिभाषा में आपके सामने ढालता हूं, उसके बाद इसके कहां उपयोग है वो बताता हूं। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ी सी परिभाषा लिख देता हूं, छोटा सा ध्यान रखेंगे। प्रति 10 लाख भाग विलियन में, विलियन में, प्रति 10 लाख भाग विलियन में। इसका क्या मतलब हुआ? 10 लाख मिलीलीटर विलियन हो सकता है, 10 लाख ग्राम विलियन हो सकता है, 10 किलोग्राम विलियन हो सकता है, 10 लाख लीटर विलियन हो सकता है। तो इस तरह से उसको भाग मतलब उसके द्रव्यमानों में, इतने द्रव्यमानों में। तो 10 लाख भाग विलियन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, भाग मतलब वो ग्राम भी हो सकता है, मैंने कहा 10 लाख, भाग की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, मैं लिख दूंगा लास्ट में, भागों में के विलेय के, ऐसा क्या लिखा है, प्रति 10 लाख भाग विलियन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या की या मात्रा भी बोल सकते हो, या इस जगह पे संख्या भी बोल सकते हो, को उसका पीपीएम कहा जाता है। यह है प्रति 10 लाख भाग विलियन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या। इसका उपयोग कब किया जाता है, इस सांद्रता का उपयोग कब किया जाता है, यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो भाई यहां पर बात करते हैं, जब विलियन में विलेय की मात्रा बहुत ही कम होता है, अर्थात विलियन अत्यंत तनु हो, तब पीपीएम का उपयोग किया जाता है। अब यहां पर इस बात को थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, भाग शब्द का क्या अर्थ समझोगे। मैंने जिस तरह से मैं भाग शब्द का उपयोग किया हूं, तो इसको आपके समझने के लिए है, आपके लिए है, इसलिए लिख दे रहा हूं नोट। ये ग्राम भी हो सकता है बेटा, या किलोग्राम भी हो सकता है, या एमएल भी हो सकता है, या लीटर भी हो सकता है, इसलिए यहां पर उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस बात का भी ध्यान रखें, जैसे मैं कहता हूं बी का पीपीएम, इसका मतलब हुआ विलेय है, बी विलेय है, तो वी का पीपीएम मतलब हुआ विलेय का द्रव्यमान गुणा 10 लाख। 10 लाख क्या होता है, 10 की घात 6, फिर विलियन का द्रव्यमान, विलियन का कुल द्रव्यमान,
तो ये है प्रति 10 लाख भाग विलयन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या या उसकी मात्रा की संख्या को हम क्या कहते हैं, मात्रा को या संख्या को कहते हैं ppm। ये अत्यंत तनु विलयन में जिस विलेय की मात्रा अगर बहुत ही कम घुला हो तो इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे कहां पर, उदाहरण जल में ऑक्सीजन की मात्रा को ppm से, या ऑक्सीजन की सांद्रता शब्द लगा देता हूं, सांद्रता को ppm से दर्शाते हैं। पानी बहुत कम मात्रा में कोई पदार्थ घुला हो, जैसे जल में पानी में थोड़ी मात्रा, बहुत कम मात्रा में कोई लेड की मात्रा उपस्थित है या जिंक की मात्रा उपस्थित है या कोई भी चीज़ या किसी तरह की अशुद्धियाँ उपस्थित है या मिट्टी इतनी मात्रा में है उसमें थोड़ी सी मात्रा में, माइनर मात्रा में कोई अलग तत्व उपस्थित है, तो उसको ppm में दर्शाएंगे क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम है। तो पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 लाख भाग में ही कुछ भाग है, ये कहा जाता है। 100 भाग में जब बहुत अधिक मात्रा में होती तो 100 भाग में यानी परसेंटेज में दर्शा दिया जाता है उस चीज़ को। यही बात है, परसेंटेज और ppm में कोई खास फर्क नहीं, परसेंटेज में होता है प्रति 100 में। ये यहाँ पर 10 लाख है, वहाँ पर 100 होगा बस, तो यहाँ पर 100 होता है इसलिए प्रतिशत में, बस वही कहानी है। तो आपने पिछला जो पढ़ा है उसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाई जाती है ना, द्रव की अणुएं अलग हो रही है वाष्प में परिवर्तित होने के लिए, जितने प्रेशर से वो वाष्प में परिवर्तित हो रही है उस प्रेशर को कहा जाता है वाष्प दाब। तो हमने इसको परिभाषा को सिंपल रखने की कोशिश किया है कि किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाई जाती है उस दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। The pressure applied by a liquid to convert into vapor, so it's called vapor pressure. Vapor pressure क्या है? द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने के लिए लगाया जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर? चलिए साहब, इसी बात को हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा है। तो हर एक द्रव का अपना एक वाष्प दाब होता है। बस एक छोटी सी बात याद रखना, परिभाषाएं कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, हर बात की एक छोटी सी परिभाषा यानी बातों को कहने का शॉर्ट तकनीक हमें समझना होगा। द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने के लिए लगाई गई दाब वाष्प दाब कहलाता। सिंपल परिभाषा मैंने आपके सामने रख दिया है। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहला कारक है, सबसे पहला फैक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ताप यानी टेम्परेचर। ताप, किसी भी द्रव का ताप बढ़ा दो तो ताप बढ़ाओगे तो उनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी मतलब अणुओं का आपस में जो आकर्षण बल है वो घटेगा और वो वाष्प में आसानी से परिवर्तित होगा। इसका मतलब हुआ कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब में वृद्धि होती है। यानी ताप बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा। और दूसरा फैक्टर भी हमारे पास है, वो है सांद्रता। यानी जब किसी विलयन में या विलायक में या द्रव में कोई दूसरा विलेय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में परिवर्तन होता है। हम यहां पे अवाष्पशील विलेय की बात करते हैं।
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करते हैं। यहां नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या मतलब है इसको समझेंगे। नमक जानते हैं वातावरण में रख दें वो वाष्पित नहीं होती है, तो यह है अवाष्पशील विलेय। शक्कर भी अवाष्पशील विलेय। लेकिन अल्कोहल की बात करूंगा, अल्कोहल को वातावरण में रखोगे वाष्पित होती है, तो वो वोलेटाइल है यानी वाष्पशील विलेय है। तो ऐसा विलेय जो वाष्पित नहीं होती है तो इसको कहेंगे अवाष्पशील विलेय की सांद्रता बढ़ने पर विलयन का वाष्प दाब घटता है। विलयन का वाष्प दाब जैसे नमक जो है वाष्प में परिवर्तित नहीं होता और नमक की मात्रा बढ़ा रहे हो जल में यानी सांद्रता बढ़ा रहे हो, तो जितनी ज़्यादा नमक मिलाओगे वो कम वाष्पित होगा जल, यानी कि जल कम वाष्पित होगा, यानी कि वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब कम बनेगा। इसका मतलब है वाष्प दाब में कमी आएगी। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं वाष्प दाब बढ़ता है, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाते हैं अवाष्पशील विलेय का वैसे वैसे वाष्प दाब में कमी आती है। ये कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। अब चलिए ये वाली बात हमारे विज्ञान में बहुत मायने रखता है, नीचे वाला वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट का नियम। राउल्ट ने दिया था वाष्प दाब से संबंधित नियम। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहां पर लिखा है घटक का घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात अगर मैं एक घटक को ले लूं तो घटक ए का वाष्प दाब घटक ए के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर मैं इस समानुपात चिन्ह हटाऊंगा तो क्या मिलेगा? आप जानते हो जब भी समानुपात चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है के, तो हो गया XA। अब बात करते हैं इस जगह पर कुछ बातें ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है जरा समझेंगे। हमारा नियम क्या कहता है? वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। घटक ए का वाष्प दाब घटक ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। घटक बी का मोल प्रभाज घटक बी का वाष्प दाब घटक बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो यहां पर विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। हमने समानुपात चिन्ह हटाया, किया। अब मैंने विलायक को शुद्ध अवस्था में लिया हो, ये किसी विलयन के अंदर की बात है, तो शुद्ध विलायक लेने पर अगर विलायक शुद्ध है तो उस स्थिति में क्या देखने को मिलेगा? PA का मान P0 A के बराबर और उसका मोल प्रभाज 1 होगा। क्यों? कोई भी पदार्थ जब शुद्ध होता है तो उसका मोल प्रभाज 0 होता है, 1 होता है। पूरे विलयन का मोल प्रभाज 1 होगा, या कोई भी घटक शुद्ध हो तो उसका मोल प्रभाज हमेशा 1 होगा, ये याद रखें। अब मान रखते हैं मैं समीकरण 1 में मान रख देता हूं तो मुझे मिलेगा PA का मान हो गया P0 A के बराबर और K हो गया और XA का मान हो गया हमारे लिए 1, अर्थात हमारे पास हो गया P0 A इज इक्वल्स टू K। अब K का मान रखते हैं। अब K का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें पता चल गया भाई ये K क्या चीज है? K है किसी भी घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो ये तो हो गया।
अब इस मान में हमें K का मान मिल गया, तो K का मान हम रख देते हैं यहाँ पे, तो पी ए इज इक्वल टू K का मान हो गया P नॉट ए के बराबर और हो गया एक्स ए। इसको थोड़ी प्रैक्टिस में ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। इस तरह से हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम घटक A की बात करें, इसी प्रकार घटक B की भी बात कर सकते हैं। इसी प्रकार पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी होगा। ये समीकरण को 3 मान लेते हैं। तो पूरे विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, हम इसी बात को लेकर के हम चल सकते हैं। विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब को आप P से दर्शाओगे तब होगा P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये एक्चुअली डाल्टन के नियमानुसार होता है। ये हुआ हमारे पास। एक बात समझ में आता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला मिलता है इस टाइप का, किसी भी घटक का वाष्प दाब निकाला जा सकता है। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। चलिए, तो ये हो गया हमारा राउल्ट का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राउल्ट के नियम के अनुसार हम अगर इसका ग्राफ खींचें किसी वाष्प दाब और उसके सांद्रता यानी मोल प्रभाज के बीच में, तो हमें क्या मिलेगा, अणु संख्यक गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, इनको समझेंगे। अणु संख्यक गुणधर्म, विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। विलयन के वे गुण जो विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है क्या कहलाता है, अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म, अणु की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्या बोला मैंने, बताओ, विलयन के ऐसे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करें, यानी विलय के अणु में जितने ज्यादा बढ़ाएंगे ये गुण या तो घटेगा या बढ़ेगा, जो भी होगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ऐसे गुणों को कहा जाता है अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म 4 होते हैं। कितने होते हैं अणु संख्यक गुणधर्म? 4 होते हैं। ये 4 अणु संख्यक गुणधर्म कौन कौन से हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पूरा वर्ड्स, वाष्प दाब नहीं है अणु संख्यक गुणधर्म, ये ध्यान रखना। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, पूरा शब्द को याद रखना। बहुत सारे बच्चे एक शब्द को पकड़ लेते हैं और रट्टा मार लेते हैं, नहीं, गलत है वो। एक गुण ये हुआ। दूसरा गुण होता है क्वथनांक उन्नयन। तीसरा गुण है हीमांक अवनमन और चौथा गुण है परासरण दाब। याद कर लो, पहला क्या है, वाष्प दाब, नो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक उन्नयन। अब ये क्वथनांक मतलब क्या होता है, उन्नयन क्या, सब पढ़ाऊंगा ना बेटा, है ना, इसलिए पहले नाम बस जानिए, पहले नाम जानिए। पढ़ने का तरीका है ये, है ना, किसी चीज़ को जानने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम उन चीज़ों को जाने फिर उसको बता के पढ़ें। क्वथनांक उन्नयन, फिर आता है हीमांक अवनमन और आता है परासरण दाब। हमारे पास ये 4 गुण हैं, याद रखिएगा। तो रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 हमारे पास है। इन चीज़ों को हमें समझना है, इसका मतलब क्या है, आगे जा करके पूरी बातें आपको समझ में आएगी।
चलो चलते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को समझने के लिए हमें करना पड़ेगा राउल्ट के नियम को एक बार पूरी तरह से रिवाइज करना पड़ेगा, इन बातों को ले जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका नियम क्या मिलेगा, जरा देखते हैं। राउल्ट के नियम में क्या पड़ा है, किसी घटक का वाष्प दाब, लिखो विलयन में विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब को पीए से दर्शाएंगे, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज को किससे दर्शाते हैं, एक्स ए से। अर्थात पी ए समानुपाती एक्स ए, यही तो पढ़े हो। पी ए इज इक्वल्स टू के एक्स ए, समीकरण हमारा युग। अब शुद्ध अवस्था में क्या होगा, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, बोलो पी नॉट ए, और उसका मोल प्रभाज क्या होगा, एक। समीकरण एक में मान रखने पर जो भी किए थे वही काम है हमारा। तो हमारे पास हो जाएगा पी ए के लिए हो जाएगा पी नॉट ए रख दिया गया बराबर के, और एक्स ए का मान हो गया 1, अतः इसका मान हो गया 1। तो पी नॉट ए बराबर के का मान समीकरण 1 में रखने पर पी ए बराबर के का मान हमने इसमें रख दिया, तो पी नॉट ए एक्स ए हो जाता है, इस जगह पे रख दिए। अब देखिएगा क्या मिला आपको इस फॉर्मूले में के की जगह पी नॉट ए आ गया। बात समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूं। तो एक बात समझो, आपने पढ़ा है मोल प्रभाज में कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तब एक्स ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस एक्स बी, पक्षांतर हो गया। इस वाले को यहां पर रख दें, समीकरण एक्स ए का मान रखने पर, एक्स ए का मान रखने पर आपने मान रखा एक्स ए का, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स ए। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए हो गया, सॉरी एक्स बी, आपने एक्स बी का मान रखा, तो ये एक्स बी हो गया। अब आप एक्स बी को बाहर निकालिए, तो कैसे निकाल पाएंगे, इसको मैं पक्षांतर करता हूं। पी ए प्लस पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, मुझे एक्स बी को बाहर निकालना है ना, तो मैं निकालता हूं पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब ये चला गया, अब एक्स बी बाहर आ गया हमारा, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए। इस तरह से हमारा फॉर्मूला मिल जाता है। इस जगह पर हमें क्या मिला, इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं, और इसी का नियम हमारे पास आता है। क्या नियम बनता है बेटा, देखिए इसका नियम बनता है कि इस जगह पर हमको समझ में आ रहा है, अर्थात यहां पर जो जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूं। यहां पर पी नॉट ए माइनस पी ए, इसका मतलब है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब विलायक का अधिक होता है, और फिर जब विलय मिला दी जाती है तो विलयन के वाष्प दाब ये होता है। तो ये विलायक का वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में, और जब विलयन बनता है ना उस समय विलायक का विलयन में वाष्प दाब ये है। तो हमेशा याद रखना, जब विलय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती, तो क्या कमी को क्या कहेंगे, अवनमन कहेंगे। तो ये कहलाएगा वाष्प दाब में
अंतर, अंतर को यहां पर अंतर कैसा हो रहा है, कमी में आ रहा है, तो अंत में अवनमन कहलाएगा। अब हमने तुलना किया शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब से अधिकता से, तो क्या हुआ, Pa माइनस Pa, तुलना मतलब भाग। तो हमारे पास हो गया, ये कहलाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हुआ। अब XB तो जानते हो क्या है, मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, अर्थात हमें इसको परिभाषित करने का मौका मिल गया है। चलिए परिभाषा पीछे लिखते हैं, ये डेरिवेशन करना है। तो इसमें वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये इसका अर्थ ही हो। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, अर्थात किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के, किसे अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। हम अगर इसको और भी आगे लेना जाना चाहते हैं, अगर आणविक अणुभार ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस समीकरण को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये होता है हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का नियम। इतने में स्टॉप। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया जाता है। पहले तो राउल्ट के नियम की बात हुई, राउल्ट के नियम के बाद वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात हो रही है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बाद और एक्सटेंड किया गया, तब उसके अणुभार या आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं। तो आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करा जाएगा, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। चलिए, चूंकि XB इज इक्वल टू होता है P नॉट, नहीं ये तो होता ही है, XB बराबर होता है NB बाई NA प्लस NB। और आप ये भी जानते हो कि N इज इक्वल टू W बाई M होता है। अतः XB इज इक्वल टू हो जाएगा NB WB बाई MB, और नीचे के लिए क्या होने वाला है, WA बाई MA प्लस WB बाई MB। देखिए साहब, कभी भी कोई चीज़ अगर बहुत छोटी हो ना, तो दो स्थिति में उसको नगण्य मान सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। वो है प्लस और माइनस की स्थिति में, गुणा और भाग की स्थिति में नहीं छोड़ सकते। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इनके साथ इनका प्लस वाला वैल्यू है, यानी अगर ये छोटा है तो हम इनको छोड़ सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर WB तथा MB का मान बहुत कम होता है, का मान कम होता है। अतः इसे नगण्य मानने पर क्या होगा, तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा XB इज इक्वल टू
डब्ल्यू बी बाई एम बी, डब्ल्यू ए बाई एम ए। अतः ये हमारे पास फार्मूला हो गया डब्ल्यू बी इंटू एम ए, ये ऊपर चढ़ गया, ये बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। समीकरण 3 है बेटा, ये कौन सा वाला, ये समीकरण 3 में मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। या हम लिख सकते हैं इसको, या एम बी अणुभार निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, क्या, डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी नॉट ए बाई डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी ए। तो ऐसा तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, हम उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जिस ताप पर, वह ताप जिस पर कोई द्रव का वाष्प दाब कितना हो जाए, एक वायुमंडल हो जाए, द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडली हो जाता है, वह ताप जो है क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक को किससे दर्शाएंगे, टीबी से दर्शाते हैं। वैसे बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं, बीपी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शाने के लिए टीबी से हम दर्शाएंगे। तो किसी भी द्रव या द्रवीय विलयन के लिए क्वथनांक एक निश्चित तापमान है, याद रखेंगे। लेकिन उसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, जो बढ़ता है जितना क्वथनांक, मान लेते हैं पानी जो है, पानी का क्वथनांक है TB1 कह दूं, पानी का क्वथनांक, जल का क्वथनांक की बात करते हैं जल के लिए, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान TB। लेकिन जल में अगर आपने थोड़ा सा कोई पदार्थ मिला दिया हो, B मिला दिया हो, तो इसका क्वथनांक जो हो जाएगा TB2 हो जाएगा, और ये 102 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगा। मतलब ये हुआ कि क्वथनांक बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, TB2 माइनस TB1 इज इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा TB। यानी कि जो डेल्टा TB है वही कहलाएगा क्वथनांक उन्नयन, क्योंकि अगर हमने कहा कि 102 माइनस 100 बराबर कितना होगा, डेल्टा TB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 केल्विन भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो 2 डिग्री सेल्सियस में अंतर आया, यानी कि बढ़वार वाला अंतर आया, पॉजिटिव अंतर आया, इस अंतर को कहेंगे क्वथनांक उन्नयन। तो इसे एक दर्शाया जाएगा डेल्टा TB से। तो अब सवाल आता है क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा क्या लिखेंगे। तो लिखेंगे जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दी जाती है, अवाष्पशील मतलब जो वाष्पित नहीं होती है, कल बात किया था मैंने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दी जाती है, तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। इस वृद्धि को ही हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिला जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसे हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ओके, क्वथनांक उन्नयन तो क्लियर हो चुका है ना। तो क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब क्वथनांक उन्नयन के लिए नियम क्या होगा, तो जरा समझेंगे नियम क्या है। क्वथनांक कितना बढ़ता है, कितना क्वथनांक उन्नयन होता है, तो क्वथनांक में उन्नयन जो है विलयन के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है, यानी उसकी मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक उन्नयन विलयन के मोलल सांद्रण यानी मोललता के समानुपाती होता है। अर्थात क्वथनांक डेल्टा TB समानुपाती स्मॉल m, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KBm, ये हो गया। हमने
क्वथनांक में उन्नयन यानी क्वथनांक में वृद्धि विलयन की मोलल सांद्रण के समानुपाती, यानी जितना मोलल सांद्रण बढ़ेगा उतना ही क्वथनांक में वृद्धि होने वाली है। यस, उतना ही क्वथनांक में वृद्धि होने वाला है। तो यहां पर आपने देखा क्वथनांक उन्नयन। अब यहां पर समानुपात चिन्ह हटाऊंगा तो एक स्थिरांक आएंगे। इस स्थिरांक को हम KB से दर्शाते हैं। इसको कहेंगे यहां KB जो है वो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, मान रखेंगे। चलिए अब दूसरी बात है, चूंकि भाई स्मॉल m मोललता है और मोललता का फॉर्मूला आपको पता है WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA इन ग्राम। सो इस फॉर्मूले को m की जगह पे रख दो तो क्या होगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू हो जाएगा KB इंटू WB इंटू 1000 बाई, अब ये MB इंटू WA होगा इन ग्राम। ये है बेटा हमारा काम, क्वथनांक उन्नयन के लिए हमारा फॉर्मूला। इतनी ही पढ़ाई करना है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है ये, और वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए समझा दिए। क्या है, क्वथनांक में वृद्धि जो है, क्वथनांक का बढ़ना जो है विलयन के मोलल सांद्रण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी इस तरह से समानुपाती होता है। क्लियर। अब चलते हैं। एक तापमान ऐसे आता है कि उसका वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, यानी वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, हिमांक बिंदु कहेंगे, हिमांक कहेंगे। किसी द्रव का हिमांक वह तापक्रम है जिस पर ठोस तथा द्रव या द्रव ठोस और द्रव प्रवस्थाओं में साम्य रहती है। इसको सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो क्या कहूंगा, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। अगर मैं ये कहूं, थोड़ा सा उल्टे एक अलग तरह से बात कर दूं, या आप परिभाषा को थोड़ा सरल कर दो, वह ताप जिस पर द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, हिमांक कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव जो है ठोस में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को हिमांक कहेंगे। परिभाषाएं जो पसंद हो वो लिखिए, वही लिखिए एग्जाम में, आप परेशान मत होइए। चलिए साहब, अब हिमांक अवनमन का मतलब क्या हुआ? हम ये जानते हैं बेटा, पानी है, पानी को ठंडा करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ में परिवर्तित होती है। तो हिमांक को दर्शाते हैं TF से। तो पानी, इसको TF जल का हिमांक हो गया, पानी TF1। जब इसमें कोई विलेय मिला दी जाएगी, जैसे नमक मिला दिया गया, तो मान लेते नमक इतना मिलाए हैं कि इसका हिमांक जो है, ठोस में परिवर्तन जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं हो रहा है, -3 डिग्री सेल्सियस पर ये जम रहा है। तो विलयन का हिमांक क्या हुआ? डेल्टा TF2 हो गया। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू होगा TF2 माइनस TF
1। कौन सी वैल्यू कम है देखिए, ये है -3 और ये है 0, यानी कि ये वैल्यू आ गया -3, यानी कि हिमांक वैल्यू माइनस में आ रहा है, यानी कम आ रहा है, घट गया। शून्य से माइनस जो है वो 3 है, -3 है, यानी कि तापमान घट गया। घट गया मतलब अवनमन। हिमांक मतलब जब भी, हिमांक मतलब वह ताप जिस पर वो ठोस में परिवर्तित होती है, तो ऐसा तापमान। अच्छा, हिमांक अवनमन की परिभाषा क्या लिखेंगे? जब किसी द्रव में या किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिला दी जाती है तो उसकी हिमांक में कमी आ जाता है, इसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। यही बात लिखा गया है। अब हिमांक में अवनमन की परिभाषा हुआ, हाँ ये, लेकिन हिमांक अवनमन का नियम क्या होगा? हिमांक अवनमन की परिभाषा दे देता हूं मैं यहां पे। जिसको डेल्टा टी एफ कहते हैं। इसके लिए परिभाषा हमारा बनेगा, जब द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है उसके हिमांक में कमी हो जाती है, इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। इसको दर्शाते किसे हैं? डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं, अवनमन कहते हैं। तो हर शब्द को अलग अलग पहचानना बहुत जरूरी है। हिमांक क्या है, हिमांक अवनमन क्या है, हिमांक अवनमन का नियम क्या कहता है? अब इस नियम की तरफ चलते हैं। हिमांक में अवनमन का नियम क्या कहता है कि हिमांक अवनमन क्या होता है? नियम ये कहता है कि जितनी मोलर सांद्रता बढ़ेगी, जितनी सांद्रता बढ़ेगी हिमांक में, उतना ही अवनमन होगा। अर्थात डेल्टा टी एफ समानुपाती एम। अब आप ये सोच लो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। अब ये हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाएगा, ये के एफ। चूंकि m इज इक्वल टू होता है WB इंटू 1000, जो कि जान चुके हो, बाय MB इंटू WA in ग्राम, ये होगा। इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यही है हमारे पास डेल्टा टी एफ की बात हुई, इसमें हम मान रख देते हैं। चलिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA in ग्राम। यहां एक नई चीज आई है, उसका नाम लिखते, बाकी चीज समझ चुके हो। यहां पर के एफ हिमांक अवनमन स्थिरांक। बाकी चीज जानते बेटा, WB क्या है, MB क्या है, WA क्या है, डेल्टा TF क्या है। तो ये हुआ हिमांक अवनमन के लिए नियम, वो है परासरण। परासरण हिमांक, परासरण अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। परासरण दाब है। पहले तो यह समझना कि परासरण का मतलब क्या है। तो परासरण के मतलब को समझिए। मान लेते हैं मैंने क्या किया, एक पात्र लिया, एक बर्तन लिया, बर्तन के बीचों बीच एक झिल्ली लगा दिया, चर्म पत्र लगा दिया, झिल्ली लगा दिया। तो इसको कहते हैं अर्धभार पारगम्य झिल्ली।
अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसा झिल्ली जिसमें बहुत बारीक छिद्र होता है, जिसमें विलायक की अणुएं पार कर सकती हैं। विलायक की अणुएं छोटी होती हैं, वो पार कर सकती हैं, लेकिन विलेय की अणुएं बड़ी होती हैं, वो पार नहीं कर सकती। तो ये समझ लीजिएगा, ऐसा झिल्ली जिसमें बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसमें विलायक की छोटी छोटी अणुएं जो है वो पार कर सकती हैं। विलायक की अणुएं पार कर सकती हैं क्योंकि छोटी होती हैं, लेकिन विलेय की अणुएं बड़े होने की वजह से वो पार नहीं कर पाती। तो हमने कहा ऐसा झिल्ली जिसमें विलायक की अणुएं पार कर सकती है, लेकिन विलेय की अणुएं पार नहीं कर सकती हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। हमने एक साइड विलायक भरा और दूसरे साइड हमने AB यानी कि विलयन भरा। नेचुरली विलायक की तुलना में विलयन की सांद्रता अधिक है। भाई सांद्रता अधिक क्या माना जाता है? जब उसमें विलेय की अधिक मात्रा घुली हो यानी विलेय की मात्रा घुली हो। इस जगह पे क्या होगा कि विलायक की जो अणुएं हैं वो पार करने लगती हैं इस तरह से झिल्ली से। जब विलयन तथा विलायक को के मध्य अर्धपारगम्य झिल्ली रखा जाता है तो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक विलयन की ओर गति करने लगती है। इस घटना को हम ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहते हैं। परिभाषा बड़ा आसान हो गया। विलायक विलयन की ओर गति कर रही है। अब कुछ लोग अलग तरह से बात करते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। अब बताओ, अधिक सांद्रता में और कम सांद्रता में विलायक किधर ज्यादा है? कम सांद्रता में विलायक ज्यादा है, विलेय कम है। कम सांद्रता में विलेय कम है, विलायक ज्यादा है। अधिक सांद्रता में विलायक कम है, विलेय ज्यादा है। या यूं कह सकते हैं विलेय की मात्रा अधिक होती है अधिक सांद्रता में। तो जिसमें विलेय की मात्रा कम हो यानी कि विलायक की मात्रा अधिक हो, तो विलायक कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर गति करती है। इस घटना को कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस यानी परासरण। तो मैंने सिंपल परिभाषा लिखा है, जब विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है तो विलायक विलयन की ओर गति करती है। इस घटना को हम परासरण कहते हैं। परिभाषा है, जब विलयन एवं विलायक के मध्य अर्धपारगम्य झिल्ली रखा जाता है तो विलायक से विलयन की ओर विलायक की गति होती है, इसे परासरण कहते हैं। अब यार कोई चीज गति हो रहा है तो इसका मतलब है कोई प्रेशर तो लग रहा है। इस दाब को, इस तरफ गति करने की इस दाब को परासरण दाब कहेंगे। परासरण क्रिया संपन्न होने के लिए जो दाब लगती है इसे परासरण दाब कहते हैं। इस परासरण दाब की परिभाषा को थोड़ी तरह दूसरे तरह से भी कह सकते हैं। मैं कितना दाब इधर लग रहा होगा कि गति कर रही होगी, इस बात को पता लगाने के लिए मैं उल्टे दिशा में दाब लगाऊं कि परासरण रुक जाए। अगर मैं इस तरफ आने वाली उस दाब को मैं रोकता हूं तो मुझे कितना दाब लगाना पड़ता है। इससे मेरे अगर दाब को पता है, बिल्कुल जैसे मैंने गोभी लिया, गोभी कितना द्रव्यमान है तो ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं, अब तराजू देखे होंगे, तो गोभी एक तरफ रख दी जाती है और अब ये नीचे गिरा हुआ है ना, उसको बराबर करने के लिए हम इतना वेट रखते हैं कि वो बराबर हो जाए। यानी इसके नीचे गिरने की जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो नीचे गिरती है उस बल को हम कम करने के लिए उल्टे दिशा में दाब लगाते हैं ताकि वो ऊपर उठ जाए। कांटा बराबर आ जाता है, दोनों के बराबर आ जाते हैं। तब ये कहते हैं कि भाई वही बात है, वहां पर भी वैसे ही कुछ किया जा रहा है कि इस तरफ जो गति करी उसको रोकने के लिए मुझे जितना दाब लगाना पड़ेगा उस दाब को मैं परासरण दाब कहूंगा। तो क्या बोला गया है, परिभाषा हम इसी तरह सीखते हैं, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए गए दाब को परासरण दाब कहेंगे। परिभाषा मैंने आसान लिख दिया है। हर परिभाषा को कोशिश किया गया है कि आपके लिए आसान हो, आप बोल सको, समझ सको। बड़ी बड़ी तहरीरें, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कहने की जगह पे छोटी छोटी बातों में हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरी मेहनत करिए, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे एकदम अचानक आ गए होंगे चैप्टर 1 चैप्टर 2 में जैसा भी, तो उनको कहूँगा पहले भाई बेसिक क्लासेस को पहले, जो 0 लेवल की बेसिक क्लासेस को वो पूरा पहले कर लें तब आगे बढ़ें, अन्यथा आपको तकलीफ होगी ही होगी, क्योंकि आपकी बेसिक नॉलेज सही नहीं होने की वजह से समझ अच्छी नहीं होती है। चलिए साहब, तो ये है परासरण दाब। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए गए दाब को परासरण दाब कहेंगे। अब परासरण दाब तो पता चल गया, परासरण दाब को हम पाई से दर्शाएंगे।
परासरण दाब के लिए कुछ नियम हैं। परासरण दाब के नियम को वान ठाप का नियम कहते हैं। वान ठाप ने कहा कि किसी विलयन का परासरण दाब उसके मोलर सांद्रण के समानुपाती होते हैं, यानी मोलरता के समानुपाती होता है। अर्थात पाई समानुपाती सी। पाई इज इक्वल टू स्थिरांक आता है आर टी, तो हम लिखते हैं इसको सी आर टी लिख देते हैं। यहां पर ये दो चीजें स्थिरांक है, एक है आर और दूसरा है ताप, स्थिर ताप पर। इसलिए हम आपको यहां पर एक बात बताना चाहेंगे, C इज इक्वल टू होगा WB, मोलर सांद्रण यानी मोलरता है, WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml। यहां पर मोलर सांद्रण शब्द यानी C शब्द जो है मोलर सांद्रण है, मैं बाद में लिख दूंगा, चलो इसको मान रख देते हैं। तो क्या होगा, पाई इज इक्वल टू WB R इंटू T इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यहां पर कुछ बातें हैं जिसको मुझे आपको बताना होगा, समझेंगे। पहला, C क्या है? C जो है वो है मोलर सांद्रण। इसको आप कहते हैं मोलरता, यानी कैपिटल M से भी दर्शाते वही चीज है, बाकी चीजें ठीक है। R जो है गैस का सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, (0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक में प्रति केल्विन, ये इसका मान होता है। इस बात को आप रख सकते हैं। तो चलते हैं आपके लिए कि हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट। हेनरी का नियम जो होता है, किसी द्रव में घुले हुए गैस की मात्रा पर है, उसकी सांद्रता पर। यानी किसी द्रव में, किसी लिक्विड में अगर कोई गैस घुला हुआ है, जैसे हम लोग पहले देख रहे थे, क्या द्रव में ठोस घुला है या द्रव में द्रव घुला हुआ है, इसके लिए था नियम। अब का जो नियम जो चलेगा आज का जो है वो, अगर द्रव में, लिक्विड में गैस घुला हो, उदाहरण पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुला है, तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड अगर घुलना है तो अधिक से अधिक मात्रा में कब घुलेगा? जैसे हमने पानी में नमक ज़्यादा से ज़्यादा घोलना है तो क्या जितना ज़्यादा नमक मिलाएंगे उतना घुल जाता है, एक सीमा तक घुलती है, उसके बाद घुलना बंद हो जाता है, आपको पता है। लेकिन हाँ, जितना मिलाते जाएंगे उतना घुलते जाता है। यानी इसको सांद्रता पर निर्भर करता है, मोलर सांद्रता पर। अब यहाँ पर बात आती है कि गैस कितनी अधिक मात्रा में घुल सकती है, इस बात को दर्शाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि किसी भी द्रव में घुले हुए गैस की मात्रा उसमें लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। यानी जितनी ज्यादा आप गैस घोलोगे, गैस पर दाब लगाओगे, यानी यहां पर बोल रहा है, अर्थात ये बोल रहा है स्थिरता पर तापमान को हमने कोई अंतर नहीं किया, घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब है घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। यहां पर m जो है गैस का द्रव्यमान है
और P जो है दाब है। अब इस जगह पर हम कुछ ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक पात्र लिया, इसमें कोई द्रव लिया, चलो द्रव है यानी विलायक है जिसमें हमें इसको घोलना है, और इस पर एक पिस्टन लगा दिया गया और पिस्टन के थ्रू इस पर दाब लगाई गई P1, और यहां पर कोई गैस है, ये गैस है। अब ये एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति क्या है हमारे पास? सेम पात्र है, द्रव की उतनी मात्रा है, परंतु पिस्टन को ज़्यादा प्रेशर दिया गया, तो इस जगह पर आयतन कम हो गया। दाब लगाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा, गैस बहुत अधिक मात्रा में हो गया। तो इसमें घुले हुए गैस की मात्रा, जितना घुला हुआ है इसकी तुलना में इसमें घुले हुए गैस की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दाब है P2 है। जब P1 से अधिक है P2, तब क्या हुआ? तब यहां पर अधिक गैस घुली होगी। ये चित्र नंबर 1 है और ये चित्र नंबर 2 है। तो कह सकते हैं द्रव में दूसरी चित्र में अधिक गैस घुला होगा। ये स्थिति है। तो ये चित्र वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, इस बात को हम इस तरह से कह सकते हैं। हेनरी के नियम में एक और बात आती है कि अगर कोई गैस घुला हुआ है तो किस बात पर यह आधारित होगा, किस चीज से आधारित होगा, किससे निर्भर करेगा। तो ये बोला गया है द्रव्यमान की तुलना में अगर हम मोल प्रभाज यूज करते हैं, हेनरी कहता है कि अगर हम मोल प्रभाज यूज करते हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा सही होगा। तो जितना अधिक दाब लगाया जाता है उसमें घुले हुए गैस का मोल प्रभाज उसके समानुपाती होता है, यानी किसी गैस का दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यह परिभाषा होता है। तो दाब समानुपाती गैस का मोल प्रभाज, यानी कि P इज इक्वल्स टू KH X। X को X भी लिख सकते हो। इससे यह सिद्ध होता है कि जैसे जैसे आप दाब बढ़ाते जाओगे उसमें घुले हुए गैस की मात्रा उतनी ही बढ़ती जाएगी। यहां पर क्या क्या नजर आ रहा है जरा देखते हैं। यहां पर नजर आ रहा है दाब, गैस का दाब, गैस का दाब। दूसरा है यहां पर गैस का मोल प्रभाज, और एक और चीज है KH, हेनरी स्थिरांक। चलिए हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग के बारे में बात करते हैं। पहला है कार्बोनेटेड शीतल पेय में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बोनेटेड से शीतल पेय क्या होता है बेटा? जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं आपने देखा होगा, चाहे कोका कोला हो, चाहे वो थम्स अप हो, स्प्राइट हो, जो भी हो, उनमें आपने देखा होगा जैसे ढक्कन खोलते काफ़ी गैसें निकलती, हिलाते और भी गैसें निकलती। वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। सोडा वाटर में भी काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है पानी में घुला हुआ। तो ये सब सोडा वाटर में फ्लेवर मिला देते हैं तो अलग अलग तरह का कोल्ड ड्रिंक्स बन जाते हैं। तो ये है क्या, समझने वाली बात है। तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है, तो इसी सिद्धांत के अनुसार यानी पानी में जितनी अधिक मात्रा में गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दाब के साथ प्रवाहित किया जाएगा वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुलते जाएगा। तो उस सिद्धांत पर लागू होता है। दूसरी बात है यहाँ पर गहरे समुद्र में सांस लेने में कठिनाई होती है। क्यों? इस बात को भी हम हेनरी के नियम से समझ सकते हैं, तो इस बात को भी हम बताएंगे आपको एक एक करके। तीसरी बात है फेफड़े की क्रियाविधि भी
इसी तरह से होता है कि दाब लगता है, वातावरण का वायुमंडलीय दाब फेफड़े पर पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलूँगा, ऑक्सीजन के साथ, तो जा करके हमारी जो फेफड़ा है वो ऑक्सीजन ले पाता है।